नमस्कार, मैं राम दुलार। आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। इस समय जो बिहार में वोटर लिस्ट में जो संशोधन की व्यवस्था हो रही है और जो वोटरों को अपने वोटर होने का, नागरिक होने का जो प्रमाण पत्र अन्य अन्य नामों से देना पड़ रहा है, जैसा कि चुनाव आयोग ने चाहा है, उसी पर आइए हम इनसे बात करते हैं कि वास्तव में ये जो चाह रहे हैं उसका मंशा क्या है और उससे जो वोटर्स की दिक्कत होगी, जो वोटर लिस्ट में नहीं रहेंगे, जो वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए जाएंगे, उनके लिए समस्याएं क्या होंगी, इस पर विधिवत चर्चा करेंगे। सर, आप हमारे दर्शकों को। मैं चतुरानंद ओझा, समान शिक्षा आंदोलन उत्तर प्रदेश। साथियों, एक ऐसी स्थिति आज बना दी गई है जिसके बारे में कहा जाता है कि आग लगने पर कुआं खोदने की स्थिति हो। ऐसे लग रहा है कि सरकार ने तय किया हुआ है कि जब आग लगेगी तभी कुआं खोदेंगे, पहले कुआं नहीं खोदेंगे। आज स्थिति यह है कि चुनाव के मद्देनजर अगर बात की जाए कि चुनाव के दौरान और चुनाव के पहले एक ऐसी अफरा तफरी का माहौल बनाकर बीजेपी सरकार रखना चाहती है जिसमें हर आदमी बहुत तनाव में होता है, अकेला होता है, कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं होता है और नौकरशाही जो चाहती है वो कर देती है। आज जो ये वहाँ एक अभियान चला रहे हैं बिहार में जांच का, नागरिकता की जांच करेंगे और उसके लिए जो शर्तें रखी हैं उन्होंने, यहाँ तक कि ऐसे रजिस्टर को, ऐसे प्रमाण पत्र को भी लिस्ट में शामिल किया हुआ है। नागरिक एनआरसी के तर्ज पर नागरिकता रजिस्टर में नाम दर्ज है कि नहीं दर्ज है, जो रजिस्टर है ही नहीं और जिसमें किसी का नाम नहीं दर्ज है, लेकिन वह उस मुद्दे को जगाना चाहती है, विवाद पैदा करना चाहती है कि लोग इस विवाद में पड़ें और ढेर सारे मसलों को भूल जाएं और उसी गुमराह करें, कुल मिलाकर के कि लोग गुमराह हो जाएं और जो मुख्य मुद्दा है चुनाव का, उससे लोग भटक जाएं। तो जो चुनावी मुद्दे हमारे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, जो शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ बात करनी है, जो ठेकाकरण के खिलाफ बात करनी है, न्यूनतम मजदूरी के लिए बात करनी है और विशेषकर जो प्राइवेट शिक्षा नागरिक उस पर बात करनी है, नागरिक अधिकारों पे बात करनी है, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा पर बात करनी है, उसको आप भूल जाएं और आप अपने अस्तित्व की रक्षा में ही लगे रहें। ये पहला मामला नहीं है बिहार का। मैं आपसे बताऊं कि ये ओवरऑल जब से सत्ता में आए हैं, यह एक विपत्ति की स्थिति पैदा करते हैं। वो असंवैधानिक, अस्तित्व बचाओ में सब लोग लग जाएं। जैसे मैं कहूं कि नोटबंदी इन्होंने जब किया तो उसके पहले किसके आदेश से नोटबंदी हुई, ये आज तक पता नहीं चल पाया। किसी संसदीय समिति में उसको नहीं दिया गया, संसद में उसकी चर्चा नहीं हुई, जो गवर्नर्स थे उन्होंने उस पर चर्चा नहीं की, जो मतलब जो शिक्षा, जो अर्थशास्त्री थे उनसे कोई विमर्श नहीं हुआ। वो कैसे हुआ, किस अज्ञात शक्ति ने उसको तय किया, अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया। नहीं, आम जनता के सामने नहीं आ पाया। अभी तक ये आम जनता के सामने ही नहीं, वो खास लोगों के सामने भी, जो पत्रकार हैं या जो विपक्ष के नेता हैं, उनके सामने भी वो चीजें नहीं आ पाई हैं। तो वह जो है जैसे लगता है कि आए और मोदी एक राजा आया, उसने कर दिया। हमारे देश में राजतंत्र तो है नहीं, हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है। तो जो भी चीजें आनी चाहिए उस प्रक्रिया में आनी चाहिए। ऐसे ही हमारे यहाँ कृषि कानून जो आए 3, उसमें भी था कि उसको भी सदन के पटल पर पेश नहीं किया गया, उस पर बहस नहीं कराई गई। और एक ऐसी अलोकतांत्रिक सरकार है ये, जो चुने हुए लोगों की जो संसद है और जिस संसद में इसका बहुमत है जोड़ तोड़ से जैसे भी, और उस बहुमत के वाली सरकार में भी, अपने संसद में भी अपने प्रस्तावों को पेश करने से डरती है। अच्छा, क्योंकि अपने ही संसद में जहां उसका बहुमत है, वहां भी वह कृषि बिल को नहीं पास होने देते, वहां भी बहस के लिए नहीं रखती है, वहां भी नोटबंदी पर वो बहस नहीं कराती है, वहां वो लॉकडाउन किसके आदेश से हुआ इस पर चर्चा नहीं होने देती है। यहाँ जो बड़े बड़े चर्चा नहीं होने देती है। इसके पीछे जो हिटलर शाही माना जाए कि हिटलर शाही हम फरमान जारी कर देगा वही होगा, या वो डर रही है कि लोग जो हमारे साथ हैं वही हमारे विचारों का विरोध कर देंगे? देखिए, उनके सारे विचार इतने अतार्किक हैं कि जब जिसका जो सबसे बड़ा लीडर है, वो लीडर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डरता है और आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया। और तमाम पत्रकार उनके लिए दुम हिलाते उसके पीछे घूमते रहते हैं, जानते हुए भी कि कभी उन्होंने उन पत्रकारों को सामने से सम्मान नहीं दिया होगा। पत्रकार का सबसे बड़ा सम्मान है कि आप उसको साथ बैठ के उससे चर्चा कीजिए,
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको बुलाइए बुलाइए और उसके सवालों का जवाब दीजिए। आप ये काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, और फिर भी हाँ, आप टुकड़े फेंकते हैं और पत्रकारों को टुकड़खोर बनाते हैं, और वो टुकड़खोर किस्म के पत्रकार जो है उनकी जय जय करते रहते हैं और उनके लिए बोलते हैं, जैसे लगता है कि वो वही खुद मोदी हों। तो स्थिति ये बनी हुई है आज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी कुछ है वो लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ है इनका। इन्होंने पिछले चुनावों में जो भी लोकतांत्रिक मर्यादाएं थी उसको तार तार किया, आपने देखा। हाँ। चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड के शक्ल में पैसा इकट्ठा किया हो और उस पैसे का मनमाना इस्तेमाल किया हो, या फिर इन्होंने पीएम केयर फंड के नाम पर लिया हो पैसा, फिर चंदा जबरिया वसूली करके लिया हो, या फिर कहा जाए कि बीजेपी का कार्यालय बनवाया हो, उसके लिए भारी फंडिंग कहाँ से आई, कुछ कोई पारदर्शिता नहीं है। संकट काल में जब नोटबंदी चल रही थी, जब हमारे लिए कहते थे कि वो बेटी की शादी करना चाहते हैं और ठेंगा दिखाते थे जापान में जाके कि और पैसा नहीं है, और इस पर मोदी ताली बजवाते थे कि आपके लिए बेटी की शादी करने के लिए आपका पैसा बैंक में रखा है और निकाल नहीं पा रहे हैं, इस पर वो खुशी जाहिर कर रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब कि वो सारी चीजें जो चल रही हैं वो लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ ही हैं। और पिछले चुनाव में वोट की कहा जाए कि ये वोटरों के नाम काटे गए बड़े पैमाने पर, और सारे बूथ पर काटे गए, और सारा फॉर्म कंप्लीट करने और बीएलओ द्वारा संस्तुति दे देने के बाद आरएसएस लाबी के लोगों को बिठा करके कौन सा वोट गांव में उनका जो पन्ना प्रमुख है उनका जो है उसको बिठा करके किसका वोट काट दिया जाए, अल्पसंख्यकों का काट दिया जाए, पिछड़ों में कुछ जातियों का काट दिया जाए, जो वोट विपक्ष को मिल सकते हैं उसको काट दिया जाए, और बिना किसी शिकायत के, बिना किसी सिफारिश के मनमाने तरीके से वो काट दिए गए आखिर समय में, जिस पर उसके बाद आप कोई सुनवाई नहीं कर सकते। आखिरी यानी सब फॉर्म भर के हम देते थे कि हमारा नाम कटा है और आप उसको जोड़ दीजिए, वो सब फेंक दिए जाते थे। और काटने के लिए जिसके नाम मौजूद थे, काटने के लिए पूरी बीजेपी लाबी और उसकी जो चुनावी लाबी है वो लगी रही, और उसने बड़े पैमाने पर कुछ प्रतिशत वोट कटवाए, और उतने ही प्रतिशत, उससे कम वोटों से जितना कटवा दिया इन्होंने, इनके प्रत्याशी जीते। आपने देखा होगा कि बांसगांव में सारे जगहों पे कटवाया इन्होंने, और उसके बाद से तंत्र का इस्तेमाल किया अपने तरह से, और ये जीते रहे। तो कटवाने का जो क्रम रहा है इनका, पहले जो विरोधी लोग हैं उनका वोट काट देने का, अधिकारी छोड़ दिया जाए, बड़े पैमाने पर उनको वंचित किए जाने का नागरिक उनके अधिकारों से, उसी की प्रक्रिया के रूप में जो बिहार में ये जांच करने जा रहे हैं नागरिकता का, इसको देखा जाना चाहिए। अब इसको एथेंटिक बना करके, आपके कहने के हिसाब से कि एथेंटिक जामा पहना करके और इस काम को कराया जा रहा है कि कोई इसका विरोध ना कर सके। ये तो तरीका उनका है, वो कहेंगे कि नहीं साहब ये तो आदेश है। अब वो आदेश किसने दिया, ये अधिकार किसने दिया, क्यों दिया इस समय? क्योंकि पिछले बार जो चुनाव आयुक्त थे उन्होंने कहा था कि गर्मियों में चुनाव कराना ठीक नहीं रहा। एक बार गर्मियों में उन्होंने चुनाव कराया और हर जिले में जो ड्यूटी करने वाले लोग थे कोरोना काल में 30-40 लोगों की मौतें हो गई। हमारे यहाँ गोरखपुर रेंज में भारी मौतें हुई उस दौरान। तो ये कहा कि इस दौर में नहीं कराया जाए। आज जबकि बाढ़ आ गई है कोसी में और सारे नदियों में बाढ़ आ रही है और बरसात का मौसम चल रहा है, चुनाव होने वाला है, अफरा तफरी का माहौल है हर तरफ, लोग जान बचाने और खेती में लगे हुए हैं, उस समय उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है। जब आप व्यस्त होंगे उस समय आपको डिस्टर्ब किया जाएगा। ये भी एक आपराधिक तरीका है। लोकतांत्रिक जो समाज है उस समाज को कहा जाए कि प्रताड़ित करने का, तो उसी प्रक्रिया में इसको देखा जाना चाहिए।